नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषयों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे आज के विषय हैं इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की, और साथ ही जानकारी आपको देंगे समन्वित खेती के तरीकों के बारे में। तो विषय आपने जान लिए हैं। दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस पवार जी। आप निदेशक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश से, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा नई दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा हमने आज आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की, इसके ज़रिए कितना लाभ जो है हमारे किसान भाइयों को हो सकता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ डॉक्टर पीके सिंह अगर हम बात करते हैं, क्योंकि किसान जो है अब जागरूक हो चले हैं, वो जानते हैं पॉली हाउस में अगर खेती करेंगे काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। लेकिन खासतौर से सब्जियों की खेती की अगर बात की जाए तो क्या ये सब्जियों को भी हम कुछ खास कह सकते हैं? कुछ अलग सब्जियाँ हैं, कोई भी सब्जी हम इसमें ले सकते हैं? देखिए, जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स हैं जिनकी हमें बाज़ार में ज़्यादा कीमत मिलती है, तो मुख्यतः हम उन फसलों को ही पॉली हाउस में उगाते हैं, क्योंकि जब आप पॉली हाउस बनाते हैं तो आपकी जो बुनियादी लागत होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए उन्हीं फसलों को लेना हितकर रहता है कि जिनसे आपको ज़्यादा आमदनी मिले। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखें, चेरी टोमेटो है, जो कलर्ड शिमला मिर्च है, या दूसरा जो टेबल टोमेटो है। इसके अलावा जो बीज रहित खीरा, जिसे यूरोपियन खीरा भी कहते हैं, तो मुख्यतः ये 3-4 फसलें ऐसी हैं जिनको हम लेते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलिटी मेलन्स हैं, जो खास किस्म के तरबूज हैं या खरबूज, उनको भी आप इसमें उगा सकते हैं। और उनका भी, क्योंकि बेमौसमी उनका उत्पादन होता है, तो इसलिए उनकी भी आपको बाज़ार में मूल्य अच्छा मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए आमदनी आपकी कैसे बढ़ सकती है पॉली हाउस में, अगर आपको और बेहतर तरीके से हम बताएंगे विस्तार से कौन कौन सी सब्जियों का चयन आप कर सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको वहाँ अपनाना होगा, क्या फ़ायदे हैं इसके। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसानों के लिए पॉली हाउस में सब्जियों की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि पॉली हाउस में किसान बेमौसमी सब्जी लगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। पॉली हाउस में खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल उगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। पॉली हाउस में खेती के कई सारे फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस बनाने में किसानों को खर्च अधिक पड़ जाता है, लेकिन बेमौसम सब्जी उत्पादन होने से कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। पॉली हाउस में खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों या बेमौसम में भी खेती करके गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। जिन किसानों के पास कम जमीन है वो भी पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर जगह में भी पॉली हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। संरक्षित खेती करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवाएं और पॉली हाउस में खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी जरूर लें। तो जाना आपने कुछ खास बातों का ख्याल आपको रखना होगा, और उसके बाद आपकी जो आमदनी है दोगुनी नहीं बल्कि तिगनी या चौगुनी भी हो सकती है। उचित प्रबंधन आपको अपनाना होगा सही समय पर। इस बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एस पवार आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम समन्वित खेती की बात करते हैं और अब जो किसान हैं धीरे धीरे इस प्रणाली को अपना भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आखिर समन्वित खेती के जो तरीकों की हम बात कर रहे हैं, समन्वित खेती है क्या? अच्छा मुकुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। समन्वित खेती के बारे में जो किसान भाइयों को
एक संदेह भी बना रहता है कि ये मिश्रित खेती है समन्वित खेती। जी। समन्वित खेती में हम जितने खेती के हमारे घटक हैं जो किसान भाई के साथ हैं उनको हम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि एक का जो व्यर्थ पदार्थ है या बचा हुआ कोई भी चीज़ है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए एक इनपुट का कार्य करता है। जी। और इनपुट का कार्य करने के लिए वो जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है और किसानों की बाजार पे जो निर्भरता है उसको वो कम करता है। जी। तो इस प्रकार से जब हमारी किसान भाई की बाजार पर निर्भरता कम हो गई, उसका उगाने का खर्चा कम हो गया, तो बात जाहिर ही है कि उसका जो शुद्ध उत्पाद वो लाभ है जी वो बढ़ जाएगा। यानी सरल शब्दों में हम कहें जो लागत है सीधे तौर पर वो यहाँ कम हो रही है और मुनाफा फिर बढ़ना ही बढ़ना है। जी 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 बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ये तमाम देखिए ऐसी बातें हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर नई नई तकनीकें जो आती हैं, या जैसा डॉक्टर पवार ने हमें बताया कि जब समन्वित खेती की हम बात करते हैं, इसको अगर हम जान जाएंगे तो तरीके जो हैं धीरे धीरे आप उनमें आगे बढ़ेंगे और अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकेंगे, लागत आपकी सीधे तौर पर कम होगी। कैसे इसको हमें करना होगा इस बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती की कई सारी विधाओं को एक साथ समायोजित करके समय और जगह का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके मुनाफे को कई गुना करना ही समन्वित खेती है। इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी की कई विधाओं को एक साथ समायोजित किया जाता है। समन्वित खेती छोटे या सीमांत किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर किसी किसान ने फूलों की खेती कर रखी है तो वो किसान इसके साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, या फिर मछली पालन के साथ साथ 1 एकड़ के तालाब में 16 सूकर, 200 मुर्गियां और करीब 120 बतख पाल सकते हैं। तालाब के किनारे केले की खेती भी की जा सकती है। धान उत्पादक राज्यों में बतख पालन की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 10 से 15% धान के आधे भरे हुए दानों को बतख बड़े चाव से खाते हैं। इससे बतख पालन में लगने वाली लागत में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा फसल उत्पादन से मिलने वाले पुआल या भूसे का उपयोग पशुओं के आहार के अलावा मशरूम उत्पादन में भी किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ उपायों को अपनाकर समन्वित खेती को सफल बनाया जा सकता है, साथ ही फायदे को भी कई गुना किया जा सकता है। तो देखिए अक्सर हम कहते हैं एक पंथ दो काज, लेकिन समन्वित खेती से आप समझ सकते हैं एक पंथ और कई काज। इस तरह की स्थिति जो है वो नज़र आती है, फ़ायदा आपको इसमें कितना मिल सकता है। और ख़ासतौर से डॉक्टर पवार, जैसा आपने बताया कि जो बाज़ार पर निर्भरता है वो हमारी कम होगी। अपनी रिपोर्ट में भी हमने दर्शकों को बताया कैसे जो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हमारे किसान अपनाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत हमें करनी है, एक किसान शुरुआत इसकी करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएँ? हाँ देखिए, जब हम समन्वित खेती की बात करते हैं, किसान को उस क्षेत्र में उसका सोशियो इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस क्या है, सबसे पहले बात उसी की होती है। क्योंकि हमारे पास घटक तो बहुत हैं, सुकर पालन है, डेयरी है, हमारे पास बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, बतख पालन है। किसको हम समायोजित खेती के साथ करें? यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ डेयरी को हमने फसलों, सब्जी और जो है फल उत्पादन के साथ समायोजित करना है। यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएं तो वहाँ हमने जो है सब्जी और खासकर धान, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा होता है तो उसमें धान ज़्यादा फसल होता है। धान के साथ मछली के लिए हमें अजोला को उगाना है और उसके साथ साथ जो है वहाँ मुर्गी पालन को महत्ता देनी है। और हर किसान की सबसे जो चॉइस है वो है सुकर पालन की, तो सुकर पालन को वहाँ हमने प्राथमिकता देनी है। तो उस क्षेत्र का जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रेफरेंस है हमने उसको देना है और उसकी उत्तम तकनीक देनी है। अभी हम जैसे बात करें फसलों के साथ डेयरी की, तो डेयरी के साथ आपने भी सुना होगा कि डेयरी फायदे का सौदा नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें जो हम दाना देते हैं पशुओं को वो सब बाजार से आता है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। यदि हमने डेयरी को फसलों के साथ समायोजित कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो दाने की जो मात्रा है उसका 70%
किसान भाई खेतों में ही उगा सकते हैं। यानी पशु आहार की जो लागत है वो आपकी देखिए कम हो जाएगी और सीधे तौर पर जो आपकी आमदनी है उसमें इजाफा आपको नजर आने लगेगा। लेकिन ज़रूर यही कि आप पहले इस प्रणाली को अच्छे से समझें फिर इसको अपनाएं। और इसी में अगर हम पॉली हाउस की भी अगर बात करते हैं कैसे अलग अलग सब्जियों का चयन करके आप अच्छी उसमें लाभ ले सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर पीके सिंह आपसे मैं जानना चाहूँगा। अलग अलग सब्जियों की जो नाम थे वो आपने हमें गिनवाए, लेकिन अभी का जो मौसम है, क्योंकि जायद के मौसम में तो हमारे किसान करते ही हैं, खुले खेत में भी करते हैं, लेकिन पॉली हाउस के लिए कौन सी ऐसी विशेष हैं हमारी सब्जी फसलें जिनका चयन ऐसे मौसम में करना सही होगा? देखिए मुकुल जी, इस समय जो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारी सब्जी की फसलें जो हम पॉली हाउस में लगाते हैं, तो जब आप टमाटर लगाते हैं, मान लिया हमने अगस्त में लगाया या सितंबर में लगाया, तो वो करीब 10 महीने की हमारी फसल होती है, तो इस समय वो चल रही होगी। शिमला मिर्च लगाया, वो भी लगभग 10 महीने की फसल होती है, तो वो भी अभी चल रही होगी। खीरा एक ऐसी फसल है जो करीब 3.5 महीने में ख़त्म हो जाती है, या कुछ किसान जल्दी ही 3 महीने में ख़त्म कर देते हैं। तो उसकी हम 3 फसलें जो हैं वो पूरे साल में ले पाते हैं पॉली हाउस के अंदर। तो टमाटर और शिमला मिर्च की अभी फसल उसके अंदर चल रही है, लेकिन खीरे की कुछ किसान भाइयों ने तो पौध लगा दी होगी और कुछ लोग उसकी बुवाई कर रहे होंगे। तो इस समय खीरा ही, जो बीज रहित खीरा है, ये इसका उपयुक्त समय है कि उसको इस समय लगाया जा सकता है, या जिन किसान भाइयों ने हो सकता है लगा दिया हो तो वो उसकी देखभाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये देखिए एक अच्छा विकल्प आपके लिए। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं झारखंड से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो मुकेश जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। नमस्ते सर। जी नमस्कार। लगातार सभी दर्शकों से हम यही अपील करते हैं, जब भी आप सवाल पूछें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखें। सर हम झींगा लगाए हैं। जी, ये आपने लगाया है? हाँ, जनवरी में। जी जी मुकेश जी। सर झींगा लगाए हैं, लेकिन वो सुकड़ रहा पत्ता सब, जनवरी में लगाए हैं। जो पत्ता है वो सूख रहा है? हाँ, सुकड़ रहा, मतलब क्या बोलता है उसको, पत्ता सब फैला हुआ नहीं है, सिकुड़ रहे हैं पत्ते, धीरे धीरे स्प्रे किए हैं। हाँ, सूख नहीं रहा, माने फैला हुआ नहीं है, कोई सुकड़ रहा, सुकड़ मतलब। जी डॉक्टर क्या मुकेश जी, किस चीज की फसल लगाई है आपने? घिया। झींगा। घिया। हाँ, झींगा मतलब वो सतपुतिया लगाई हुई है आपने? और एक तो ननुआ झींगा नहीं होता? हाँ, नेनुआ मतलब तरोई की फसल लगाई हुई है। तो खुले खेत में लगी आपकी फसल, खुले खेत में लगी हुई है? हाँ, खुले खेत में। हाँ, तो आप ऐसा करें, आप देखिए जो पत्ते सिकुड़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें विषाणु संक्रमण हुआ है। तो आप एक दवाई आती है इमिडाक्लोरोपिड। हाँ, इमिडाक्लोरोपिड, ये 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल के आप उसको छिड़क दें अपने खेत में। ठीक है। और जो भी पौधे खराब हो गए हैं ना, उनको उखाड़ दें और किसी जगह दबा दें, उनको खुले में नहीं छोड़ें। तो उम्मीद आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मुकेश जी से फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा आपने जो उपाय उनको बताया, ज़रूरी कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप उनको नष्ट करके ज़मीन में दबा सकते हैं। और ख़ासतौर से देखिए यही होता है अक्सर, जब हमारे जो किसान हैं अपने स्तर पर सोचते हैं कुछ उपचार कर लिया जाए, लेकिन वो हो सकता है आपकी फसल को और ज़्यादा प्रभावित भी करे। और ख़ासतौर से डॉक्टर पीके सिंह का जब हम पॉली हाउस में बात करते हैं तो वहाँ भी क्या इन बातों का ख्याल हमें रखना होगा, क्योंकि खुले खेत में हम देखते हैं कि जो फसलें हैं कैसे प्रभावित होती हैं। अगर एक पौध प्रभावित है तो आशंका रहती है जो दूसरी पौध है वो भी किसी रोग या अगर कीट लगा है तो कीट से प्रभावित होगी। पॉली हाउस में इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा आपने बताया ना कि जब हम पॉली हाउस में नर्सरी मतलब पौध लगाते हैं, तो हम विशेष ध्यान रखते हैं कि जो उसकी नर्सरी बने, जो उसकी पौध तैयार होती है, वो संरक्षित क्षेत्र में ही हम उसकी पौध तैयार करते हैं। तो हमारे जो जालीदार गृह होते हैं, जो कीट रोधी जालीदार गृह हैं, तो हम उनके अंदर उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, ताकि आपकी नर्सरी जो है वो स्वस्थ हो और विषाणु रोगों से मुक्त हो। और इसके लिए दूसरा भी हम करते हैं कि उनको हम मृदा रहित माध्यम में तैयार करते हैं, ताकि जो मृदा जनित बीमारियां हैं उनसे भी वो मुक्त हो। तो आपके स्वस्थ पौध को ही आप जो है पॉली हाउस में रोपित करते हैं। चूँकि हम इसमें इस तरह के प्रोविजंस होते हैं पॉली हाउस में कि जब आप एंट्री करते हैं तो डबल डोर एंट्री होती है, तो और अंदर कोई कीट पतंगा नहीं जा सकता है। और इसके बावजूद भी अगर किसी पौधे में विषाणु संक्रमण आपको दिखाई देता है तो आप उसे पौधे को उखाड़ दें और उसको ज़मीन में दबा दें, या जो भी आप कैंची या ट्रेनिंग के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ज़रूर समय समय पर विषाणु मुक्त करते रहें। तो और इसके अलावा
जो हमारे एलो ट्रैप्स होते हैं, तो जो वेक्टर्स होते हैं जो कि इन विषाणु रोगों के संवाहक होते हैं, उन कीटों की मॉनिटरिंग करने के लिए जगह जगह पे पॉली हाउस के अंदर एलो ट्रैप्स और ब्लू ट्रैप्स जो लगा दें, क्योंकि जो ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, इन्हीं से विषाणु की बीमारी जनित जो बीमारियां होती हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाती हैं। निगरानी यानी इनकी तो देखिए आपको लगातार करनी होगी, जिससे इसके किस साथ तरह मैं का एक नुकसान बात ना हो। बताना चाहूंगा मुकुल जी डॉक्टर पवार साहब, हमारे साथ एक दर्शक पहले जुड़ चुके हैं, इनका सवाल मैं ले लेता हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं विक्रम सिंह महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। जी विक्रम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 1 एकड़ पे पॉली हाउस लगवाना चाहता हूँ अपना, जी तो उसके लिए मुझे सरकार से कितना अनुदान मिल सकता है? चलिए हरियाणा से बात कर रहे हैं जी डॉक्टर विक्रम पवार। जी, देखिए केंद्र सरकार से 50% अनुदान की योजना है, और आप जो अपने जिला उद्यान अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में 10% से लेके 50% तक अनुदान राज्य सरकार भी अलग से देती है। तो जैसा मुझे ज्ञात है, हरियाणा में शायद 15% अनुदान राज्य सरकार भी देती है, तो लगभग आपको 65% अनुदान जो है वो सरकार की तरफ से मिल जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से मिला के। तो आप अपनी फाइल अपने जिला उद्यान अधिकारी से मिलकर शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पवार आप भी इसमें कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, मैं मेरा क्वेश्चन एक और, इसके अंदर मैं मिर्च जी। की यानी कि जो फसल है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ? किसकी फसल? मिर्च की सर, मिर्च। मिर्च। मिर्च लेकिन अभी आपकी लगी हुई है क्या मिर्च? हाँ सर मैंने लगा रखी है, मगर बगैर पॉली हाउस की है सर मेरी वो। हाँ तो कोई बात नहीं, जब तक आपका पॉली हाउस बनेगा तब तक आपकी फसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर आप फसल लगाते हैं उसकी जो उसका लाइफ साइकिल होता है, अवधि होती है, वो पॉली हाउस के अंदर की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि मिर्च की फसल लगभग 4 महीने में खत्म हो जाती है, तब तक ही आपका पॉली हाउस बन के तैयार होगा। जी तो उस कोई समय भी तक आप फसल ले सकते हैं। घबराने की यानी बात नहीं है। जी डॉक्टर पवार। हाँ, मैं ये कहना चाहता कि किसान भाई जब बीज ले लेते हैं उसके बाद बीमारियों से बहुत त्रस्त हो जाते हैं, उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो बीज खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि बीज का जो स्रोत है वो विश्वसनीय होना चाहिए, जी, और हो प्रमाणित सके स्रोत तो होना। अनुसंधान संस्थान है या विश्वविद्यालय है, उनके थ्रू यदि बीज लिया जाता है, किसान भाई लेते हैं, तो उनको ट्रू टू टाइप बीज मिलेगा और उसमें बीमारी का जो है कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पूरे मानकों का ध्यान रखा जाता है। तो जी। किसान भाई इस ओर भी बहुत ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत सर, है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर पवार, अगर हम बात करते हैं समन्वित खेती के तरीकों के बारे में, अगर हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग स्तर पर, जैसा आपने कहा कृषि और पशुपालन जो है एक दूसरे के पूरक हैं और ये इसकी सार्थकता हमें नज़र आती है समन्वित खेती में, लेकिन इसके साथ साथ और क्या विकल्पों का चयन जो हमारे किसान हैं वो कर सकते हैं? हाँ देखो, अभी सब्जी की बात आती है। जी। सब्जी का विकल्प बहुत अच्छा है, फलों का बगीचों का विकल्प बहुत अच्छा है, और सब्जियों में भी हमने भी देखा है यदि विदेशी सब्जी की खेती किसान करता है जी। तो उसका मुनाफा 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। तो विदेशी सब्जी की ओर ध्यान दें। और आज हम जैसे पॉली हाउस की बात कर रहे हैं, तो पॉली हाउस में सबसे अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि अभी तक तो हम बड़े पॉली हाउस की बात कर रहे हैं, हम किसान भाइयों को कहते हैं समन्वित कृषि प्रणाली में छोटा पॉली हाउस लगाओ, और हम लगवा रहे हैं और उसमें नर्सरी ही तैयार करवाते हैं। जी। तो जितनी नर्सरी के प्लांट हैं, जो आजकल की सब्जियां हैं जो लग चुकी हैं, उनकी बीज दिसंबर में पॉली हाउस में लगा के नर्सरी तैयार करवा दी गई थी, वो लगा दी गई। तो किसान भाई एक छोटा सा पॉली हाउस भी लगाएं, जिससे कि उनको समय रहते सब्जियां मिले। खुले मैदान में अगर सब्जी लगाएंगे, आप भिंडी की ले लीजिए, लौकी, तोरी, वो अब भी और 10 मार्च के बाद लगानी पड़ेगी किसान को। वो तापक्रम रात का उस लेवल पर आ गया कि उसको जमने देगा वो, अदरवाइज ये 10 से 15 दिन जमाव में ले लेगा। पॉली हाउस में आप लगाएंगे तो 4 से 5 दिन में जर्मिनेशन हो जाए, आपका समय बचेगा, टाइमली होगा। जो पॉली हाउस में आपने नर्सरी तैयार की है वो जो है आपने 15 फरवरी के बाद फील्ड में भी लगा दी है जी। और कभी कभी छोटे पॉली हाउस को हम टनल के रूप में बोलते हैं, किसान के यहाँ लगवा देते हैं और उसी के ऊपर माइक्रो टनल बना दी पूरी, उसको कवर करके रख दिया, और अब जैसे तापक्रम बढ़ा है उसकी वो टनल्स हटा दी जाती है, और आपका खीरा, लौकी, तोरी वो जो है पुष्पन अवस्था में है, ये 15 दिन बाद आपको फसल मिलनी आरंभ हो जाएगी। तो इन चीजों को भी हम समायोजित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब यदि पानी की उपलब्धता अच्छी है तो किसान भाई जो हैं मछली पालन कर सकते हैं। जी। मछली पालन को
आपने सस्ता बनाना है, समायोजित किसके साथ करेंगे, बतख के साथ बिल्कुल, करेंगे। लेकिन इसका जो समायोजन है मछली पालन या बतख पालन की हम बात करें, इस बारे में आगे विस्तार से मैं आपसे जानकारी लूंगा और आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री खुद इस बात को कहते हैं जो कृषि है इसको हमें और आधुनिक बनाना है। आधुनिक कृषि की आज के समय में बात करते हैं और उसके लिए आवश्यक यही कि जो उन्नत तकनीकें हैं, फिर चाहे पॉली हाउस की बात की जाए या समन्वित खेती की बात करें, इनको हमें अपनाना होगा। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पॉली हाउस में सब्जियों की खेती को लेकर और साथ ही समन्वित खेती के तरीकों के बारे में। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल बिहार से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे सर, लौकी में फफूंदी लग गया रहा सर, लतर जो बढ़ गया। भिंडी सर लगाए हैं तो उसमें भी कीड़ा लग रहा है सर। और करेला सर 1 बीघा में किए हैं करेला जी। लौकी और करेला में समस्या आपको आ रही है? जी, कीड़ा लग जा रहा है सर, कीड़ा में थान सूख जा रहा है सर जी। क्या हो रहा है राकेश जी? फल जो है वो सूख जा रहा है जी। क्या समस्या आ रही है? लौकी में सर कीड़ा मैंने सूख जा रहा है सर, थान लगाने तो सूख जा रहा है। नहीं, फल जो है वो पीला पड़ के काला हो जा रहा है क्या? जी, फल होके सर सूख जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो आपकी फसल जमीन पे फैली हुई है ना, जी जी हाँ, तो उसमें परागण ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब परागण नहीं हो पाता है तो जो आपकी जो बतिया बनती है उसकी लौकी या तरोई की, तो वो परागण ना होने की वजह से पहले पीली पड़ जाती है और फिर उसके बाद काली होकर सूख जाती है। तो आप देखें दिन में, या एक तो नमी बनाए रखें खेत में, और दूसरा आसपास अगर कहीं उसके मधुमक्खी के छत्ते हैं, मिल सकते हैं, तो एक छत्ता आप ज़रूर अपनी फसल के बीच में रख दें, तो उससे परागण को बढ़ावा मिलेगा। या अगर थोड़ी संख्या में पौधे हैं तो नर पौधा जो फूल है उससे आप मादा फूल को अपने हाथ से परागित कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण परागण की जब हम बात करते हैं उसी के लिहाज से तो मिल जाएगा सर, मधु तो मिल जाएगा छत्ता सर। हाँ, अगर कहीं मधुमक्खी की कॉलोनी है तो आप उसको रख दें खेत में। ठीक हो जाएगा सर। भिंडी की सर, भिंडी में क्या समस्या है? भिंडी में सर पौधा हो गया एक से मैंने 1.25 फीट का, मैंने 1.5 फीट का हो गया है सर जी, और पत्ता सूख जा रहा है सर, पत्ता। हाँ, तो इसका मतलब उसमें विषाणु की समस्या हो रही है। जो भिंडी में एलोवेन मोजेक वायरस आता है उसकी समस्या हो रही है। तो उसमें आप देखें पत्ते के नीचे की तरफ हरे हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े होंगे जिनको कि हरा हरा आता है। तो उसके लिए छोटा छोटा रेंगने वाला। हाँ, उसके लिए इमिडाक्लोरोपिड एक दवाई आती है, जिस दवाई को आप 1 ml दवाई 3 लीटर पानी में स्प्रे करें। और अगर उसमें फल लगा हुआ है तो पहले फल तोड़ लें, उसके बाद स्प्रे करें। अच्छा, और एक बात सर सुनिए सर, एतिमालिक जो बता रहे हो तो हमको याद नहीं रह पाएगा सर। इमिडाक्लोरोपिड सर बीज भंडार में तो मिल जाएगा ना सर? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, इमिडाक्लोरोपिड दवाई का इस्तेमाल करें और उस दवाई को दोबारा रिपीट करें 1 हफ्ते बाद। जी, संपर्क हमारा इनके साथ कट चुका है फिलहाल, लेकिन जैसा आपने बताया इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल ये कर सकते हैं और इसकी जो निश्चित मात्रा है वो आपका उस माल में लानी होगी और इसके लिए आप अपने निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर पवार, जैसे अभी हमारे जो दर्शक हैं इनके सवाल भी आ रहे हैं, समस्या फसलों में जाहिर तौर पर रहती है, कभी कीटों की या कभी रोग को लेकर, और ऐसी स्थिति में क्या आवश्यक हो जाता है कि हम समन्वित खेती जो प्रणाली है उसको अपनाएं, क्योंकि हमें अपने नुकसान की भरपाई तो करनी है, साथ ही मुनाफे में उसको तब्दील करना है। अभी देखो,
इस बात का उत्तर किसान के प्रश्न से ही मिल गया था कि उसकी लौकी में परागण ना होने से लौकी नहीं लग पा रही है जी। तो उसको हमें समायोजित करना है मधुमक्खी के साथ। मधुमक्खी का यदि हम एक भी छत्ता वहां रख लेते हैं तो आपका एक तो परागण पूरा हो जाएगा जी। और मधुमक्खी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कुछ कीटों को वहां से भगा देती है। तो आपका प्लांट प्रोटेक्शन हो गया। इसके साथ साथ शहद ही नहीं, परागण में सहायता दे रही है। तो कुछ क्षेत्र में यदि आप हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ एरिया में जाए, वहां ये एक उद्योग बन चुका है। जिनके यहाँ सेब के बगीचे हैं वो मधुमक्खी के छत्ते अपने बगीचों में रखवाते हैं और उसका पैसा देते हैं। तो मधुमक्खी पालन एक शहद ही नहीं, आय का साधन भी बन सकता है। तो इसको आप किराया देने की बजाय किसान भाई अपने बगीचे के साथ समायोजित करें। सिर्फ किसानों को, भाइयों को एक समस्या आ रही थी कि मधुमक्खी का जैसे ही फूल खत्म हो गया कि अब क्या करें। तो उनको हम ऐसी फसलों का क्रम बता रहे हैं कि 12 के 12 महीने उनके फार्म पर फूल उपलब्ध रहें। उन फूलों के कारण मधुमक्खी पराग अपना लेती रहेंगी और शहद बनाती रहेंगी और पराग लेने की प्रक्रिया में वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या जाने अनजाने में वो परागकण कर देती है, जिससे उपज में 15 से 20% की अपने आप वृद्धि हो जाती है। जी, तो अच्छा ये खासा किसान को इजाफा बहुत इससे फायदा होता है किसान को इससे। कैसे, लेकिन ये साल भर का जो आपने बताया, जो एक तरीके से अगर हम देखें इसकी पूर्ति हमारे किसान कर सकते हैं, कौन सी अलग अलग फसलें उनको लेनी होंगी? हाँ, उसके लिए उस क्षेत्र विशेष की वो फसलें हमें फसल क्रम में लानी है जिनमें फूल, एक का फूल खत्म होता है तो दूसरा हो जाए। अब भी जैसे अगर आप देखेंगे इस वक्त हमारा सेब, आड़ू और आपका आलू बुखारा और ये दूसरे जो डेसिडुआ जिनके पत्ते गिर जाते हैं उनमें फूल पूरी स्थिति में है। तो 1 महीने तक फूल उनको उपलब्ध है। इससे पहले नवंबर से अब तक आपको सरसों का फूल मिल रहा था। तो इसके साथ साथ अब आपको चाहिए मार्च के बाद कौन सी फसल उस क्षेत्र में ऐसी है कि जो मार्च के बाद फूल देगी। यानी फसल चक्र पर भी हमारे जो किसान हैं उस पर ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। इस बीच महाराष्ट्र से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, जो हमने वो खरबूजा लगाए खेत में जी, उसके पेड़ बढ़ नहीं रहे, जो बड़े नहीं हो रहे। वो नितिन जी क्या बता रहे हैं आप? खरबूजा इन्होंने लगाया है। आपने खेत में डांग रहे हैं ना खरबूजा। हाँ, खरबूजा लगाया है। क्या समस्या महसूस कर रहे हैं उसमें? तो उसमें वो पेड़ जो है उसमें कीड़े लगे हुए हैं और पेड़ बड़ा नहीं हो रहा हो। तो कौन सा कीड़ा लगा हुआ है? फल पे लग रहा है या बेल पे लग रहा है? ये जो अपना पत्ते आते ना, पत्तों पे जो उसके रस चूसक कीड़े लगे होंगे, या हो सकता है फलों के ऊपर जो फ्रूट फ्लाई है उसका भी अटैक हो रहा हो। हाँ। तो आप ये करें कि जो ट्रैप है, लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें और रात में खेत में कहीं पे भी रोशनी की व्यवस्था करें और उसके नीचे पानी, किसी बर्तन में पानी भर दें और उसमें जो क्लोरपायरीफास की 2-3 बूंदें डाल दें तो पतंगे उसकी तरफ आकर्षित होंगे जो वाइट फ्लाई के, और वो उसमें गिर के ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा जो मैंने इमिडाक्लोरोपिड एक दवाई है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शाम के समय करें। तो वो दवाई आप 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में मिलाकर उसको इस्तेमाल करें और शाम के समय इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय जो आपके परागण वाले कीड़े जो हैं वो उस समय मधुमक्खियाँ खेत में नहीं होंगी या उनको कम से कम नुकसान होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी समय का इनको ध्यान रखना होगा, आप उसको किस समय इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासतौर से यहाँ देखिए, जो प्रबंधन की जब बात की जाती है, यही प्रबंधन आपको अपनाना होता है। फिर चाहे पॉली हाउस की हम बात करें, समय का आपको ख्याल रखना होगा, या बात हो समन्वित खेती की। इसमें डॉक्टर पवार आप हमें बता रहे थे, जब हम समायोजन की बात करते हैं, खासतौर से मछली पालन या बतख पालन की बात की जाती है, कैसे इसको जोड़कर हम देख सकते हैं? अच्छा, मैं अभी उसके पहले किसान भाई का एक और बात बता देता हूँ कि जब हम समन्वित कृषि प्रणाली की बात कर रहे हैं तो हर किसान के पास डेयरी का कोई ना कोई पशु है उसके पास दूध के लिए। तो गाय का जो मूत्र है आप 15 दिन के इंटरवल पर यदि अपनी फसलों, सब्जियों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, एक तो उससे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये रेपेलेंट का काम करता है, तो जो हानिकारक कीट हैं वो फिर उन पत्तों पर नहीं बैठ पाते, वो दूर चले जाते हैं वहां से। तो किसानों को इस प्रकार से भी फायदा मिलता है कि गाय का मूत्र जो व्यर्थ बेकार जा रहा था उसको हम
जो है फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है आपके मछली पालन के साथ कैसे हम समन्वित कर सकते हैं। समन्वित करने के लिए हमने जो है, यदि हम 500 स्क्वायर फीट के लिए हम 200 से 500 मुर्गियां एक हम तालाब के ऊपर रखते हैं, तो उनसे जितना जो उसका फीकल मटेरियल आता है वो जो है इतना प्लैंकटन पैदा कर देता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि वो इसके फीकल मटेरियल को नहीं खाती हैं, वो उससे जो छोटे छोटे कीट या पौधे तैयार होते हैं पानी के अंदर, उसको मछलियाँ खाती हैं। तो उस कीट से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कीट और पौधे तैयार होते हैं जिनको जू प्लैंकटन हम बोलते हैं, उनको मछलियाँ खाती हैं। तो मछलियों को दाना डालने का खर्चा बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा। और आपकी जो मछलियों का हमने ये देखा है कि वही दाना डालने पर जहाँ 6 महीने में मछली का वजन 400 ग्राम हुआ था, हमारे साथ इसके पोल्ट्री के साथ उसको हमने जैसे समायोजित किया तो वो 450 से 500 ग्राम तक की मछलियां भी पाई गई। देखो, एक तो खर्चा आपका 0 हो गया समायोजित करने से, और दूसरे आपकी उपज में बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार जब हम इसके साथ साथ बतख पालन करते हैं, बतख पालन का सबसे अच्छा फायदा है, जिस वक्त ये तालाब में चलती है इसके पैरों से हवा की जो ऑक्सीजन है वो पानी में मिल जाती है, जिसका फायदा मछली उठाती है। तो इसका आपको उसका फीकल मटेरियल भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है। यहाँ मछलियों की जो उपज है वो 500 ग्राम से ऊपर आती है। तो समायोजन से फायदा हुआ, खर्चा भी कम हुआ और मछलियों की उपज हुई। कभी कभी हम तालाब के साथ या निचले खेतों में धान के साथ बतख पालन कर देते हैं। तो बतख पालन का सबसे अच्छा फायदा है कि किसान को उस खेत में खरपतवार निराई करने की जरूरत नहीं है। उनका जो चलने का निवलिंग इफेक्ट है उससे ऑक्सीजन भी मिल रही है, वो आपके धान को भी मिल रही है, मछली को भी मिल रही है। इसके साथ साथ खरपतवार जो हैं वो कुछ दब जाते हैं और छोटे खरपतवार उखड़ जाते हैं, और उनके साथ जो छोटे छोटे कीट हैं जो हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको बतख खा लेती हैं। तो बतख के लिए आहार की भी आवश्यकता 50% तक कम हो जाती है। एक दूसरे पर निर्भरता देखिए हम मान सकते हैं किस तरीके से आती है, और कड़ी दर कड़ी जो सारी हैं प्रणालियां हमारी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और उन्हीं का समावेश जो है वो समन्वित खेती में हमें नजर आता है। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे कितना फ़ायदा आपको पॉली हाउस में हो सकता है और समन्वित खेती के क्या फ़ायदे हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में और समन्वित खेती के जो तरीके हैं उनके बारे में। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। फिलहाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरव जी। हेलो किसान में क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, जानना चाह रहे हैं कि मैंने एक कोहड़े की खेती की हुई है, कद्दू की जी, ठीक है, तो उसमें फूल तो लग रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा फूल लग रहा है लेकिन फल गिर जा रहा है। जी, क्या समस्या हो सकती है डॉक्टर किसान? गौरव जी, जी कौन सी प्रजाति लगाई है आपने सीताफल की? प्रजाति तो नहीं पता, मैंने दुकानदार से बोला कि हमें कोहड़ा दीजिए तो उन्होंने दिया सीताफल। आप बनारस में रहते हैं। बनारस में एक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है अदलपुरा में, आप उनकी किस्में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी जलवायु के लिए ज़्यादा उपयुक्त होंगी। और जो आप समस्या बता रहे हैं, मुझे जैसे लग रहा है कि आपने बताया उसमें फल जो बन रहे हैं वो गिर जा रहे हैं या फूल गिर रहे हैं। हाँ, तो अभी उसमें फल छोटा छोटा तो लग रहा है लेकिन उसके साथ वो सूख जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब उसमें भी परागण की समस्या है, परागण नहीं हो पा रहा है। और तो आप या तो हाथ से उन पुष्पों को, अगर कम पौधे हैं तो हाथ से आप परागण कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक जो बाविस्टिन या M45 दवाई है उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो 1 से 1.5 ग्राम बाविस्टिन या M45 को प्रति 1 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक प्रतीत हो रहा है ये समस्या परागण से संबंधित है जी। तो अगर आप उसमें परागण ठीक से हो जाएगा तो आपका फल जो है वो ठीक से बनेगा। बिल्कुल डॉक्टर पीके सिंह, लेकिन खुले खेत में अक्सर इस तरह की समस्याएं रहती हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा हम मान सकते हैं पॉली हाउस में कि ना सिर्फ हम जो प्राकृतिक रूप से कई जो चीज़ें होती हैं उनको नियंत्रित कर पाते हैं। देखिए, जैसे पॉली हाउस की बात है तो पॉली हाउस में हम किस्मों का जब चयन करते हैं तो हमें बेहद जागरूक रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि हम कुछ छोटी या कम लागत वाले स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल करते हैं जी। तो जब हम अगेती फसल की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि लो टनल्स हम लगवाते हैं और किसान के खेत पे हमने कोई भी, चाहे वो लौकी, तरोई या कद्दू वर्गीय फसलें जो भी थी, हमने नवंबर या दिसंबर में लगा दी थी, वो इस समय फलन में आ सकते। तो वहाँ पे आप कोई भी मुक्त परागित आप फसल प्रजाति ले सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े स्ट्रक्चर में लगाते हैं, चाहे वो वॉक इन टनल हो या नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है जो मतलब प्राकृतिक रूप से संवाहित तरह का जो पॉली हाउस है, तो उसके फसलों का जो किस्मों का चयन है वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे टमाटर और शिमला मिर्च के लिए है, तो इसमें टमाटर के लिए जो अनियमित बढ़वार, जो लगातार बढ़ने वाली किस्में हैं, उनका चयन करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो बाहर आप टमाटर लगाते हैं वो 3.5-4 महीने में फसल खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप अंदर फसल लगाते हैं पॉली हाउस के अंदर वो 10 महीने चलती है। तो अगर आप अनियमित बढ़वार वाली नहीं लेंगे तो आपकी फसल जो है वो लगातार बढ़ेगी ही नहीं, तो उत्पादन आपका कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने 2-3 किस्में जारी की हैं जो कि मुक्त परागित हैं। इसमें एक पूसा टमाटर संरक्षित वन, इसको आप ले सकते हैं। अगर आप चेरी टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो पूसा चेरी सिलेक्शन 1, ये लाल रंग की है, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक पूसा गोल्डन येलो चेरी टोमेटो नंबर 2, ये पीले रंग की है और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी खेती करते हैं खीरे की, तो खीरे की हमारी पूसा पार्थेनोकार्पिक 6, ये एक ऐसी प्रजाति है, इसको भी आप ले सकते हैं खीरे के लिए। अलग अलग उन्नत किस्में हैं जिनका चयन देखिए आप कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश देवास से। बहुत बहुत स्वागत आपका धीरज जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ जी, और इसके साथ और क्या कर सकते हैं सर? ये मुर्गी पालन भी कर सकते हैं क्या सामने? जी डॉक्टर पवार, क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बकरी पालन में आपने देखना है कि आपके क्षेत्र में कौन सी बकरी की प्रजाति जो है संस्तुत की गई है। उसके लिए निकटवर्ती आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और उनको जो है आप उसी जो संस्तुत उसकी प्रजाति है उसका चयन करके उन्हीं पर काम करें। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि जो बकरी की प्रजाति पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए संस्तुत नहीं है वो दूसरी लगा देते हैं। जी बिल्कुल, वो दूसरी ले गए और उसको में क्या है, मृत्यु दर इतना हो जाता है कि किसान को लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप उसमें प्रजाति का वहाँ बहुत ही ध्यान करें। जी हाँ, अब बकरी और मुर्गी
पालन की आपने बात की है, आप कर सकते हैं, लेकिन इनको इतना आपने निकट नहीं करना है जी, क्योंकि इनका कभी कभी क्लैश भी हो जाता है और आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप इससे लाभ लेना चाह रहे थे। आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के जो आवास है उसमें कम से कम 50 मीटर का अंतर फासला जरूर रखे, अन्यथा कुछ ना कुछ जो है कभी बीमारियां भी एक दूसरे से शिफ्ट हो जाती हैं इनमें जी। इस तो बात वो का लेकिन ध्यान ख्याल रखने की रखना होगा। बहुत आपको बात है जी। और उस क्षेत्र के लिए मुर्गी की भी कौन सी प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी है? वहाँ तो आजकल जो है हमारा चल रहा है कि उसको हम दूसरी वैरायटी वन राजा को भी ज़्यादा हम कर रहे हैं और एक जो है काली मुर्गी का बहुत ही अच्छा वहाँ चल रहा है और उसका अंडा भी अच्छा महंगा मिलता है और मांस के लिए भी बहुत अच्छी है। आप उनका विशेषज्ञ की सलाह से, जरूरी है विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें कि उस क्षेत्र के लिए वो मुर्गी या बकरी की प्रजाति जो है वो उपयुक्त है या नहीं। बिल्कुल। और फिर आप इसको कर डॉक्टर पवार, आप हमें बता रहे थे कि जो हम मछली पालन या बतख पालन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो तालाब का पानी है, क्या उसको सिंचाई में भी हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल। वो तालाब का पानी, हम दो प्रकार की सिंचाई की बात करते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री इरिगेशन। यदि किसान के पास पानी कम है तो हम उस तालाब का पानी हम जो है सिंचाई के लिए कर सकते हैं, पशुओं के नहलाने के लिए कर सकते हैं, उनके पीने के लिए हम कर सकते हैं और कभी कभी 2-3 साल के बाद हम तालाब का पानी सुखा के उसकी जो तलछट है उसको निकाल के खेत में फैला सकते हैं जी। तो हमने ये देखा है कि जिस खेत में तलछट को बिछाया गया है 500 स्क्वायर और घन मीटर का जो आपका तालाब है, उस क्षेत्र का आप तलछट अगर आपने 1 फीट निकाल के 1 एकड़ में भी आपने कर दे तो आपकी उपज में 8 से 10% की उपज में वृद्धि हो जाती है, यानी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है हमारी, उपजाऊ क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, ये फायदा आपको मिल सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? उड़ीसा से ही हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ बोलिए जी। जगबंधु जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ, जो मछली पालन करने के लिए 1 एकड़ में कितना सरकारी सहायता मिलता है? 1 एकड़ में मछली पालन के लिए कितनी सहायता मिल पाएगी, आर्थिक सहायता के तौर पर आप जानना चाह रहे हैं? जी जी हाँ, इसमें किसान भाई आपके उड़ीसा राज्य में अनेक परियोजनाएं चल रही हैं और जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब हम निचले क्षेत्रों के लिए बात करते हैं, आपके यहाँ पानी भी बहुत अधिक है, 1 एकड़ में पूरे में तालाब बनाएंगे या उसके पार्ट में आप तालाब बनाएंगे, बाकी में आप धान या दूसरी खेती करेंगे, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो जो भारत सरकार की स्कीम है, उड़ीसा सरकार ने उसको अपनाया है और वहाँ जितना भी किसान भाइयों को इस पर अनुदान दिया जाता है, उसकी एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं बता पाएंगे हम आपको, क्योंकि वो उड़ीसा का ही चेंज हुआ है अभी कुछ समय पहले। वो आपको निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र से आपको पता लग जाएगा और वहीं से जो मछली की प्रजातियां हैं उनको आप उगा सकते हैं। तो तालाब के साथ साथ आप दूसरा भी जो है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, जो आपका 20 से 25 स्क्वायर मीटर एरिया घेरेगी और उसमें अच्छी पेंगेसस जैसी प्रजाति को भी आप वहाँ उड़ीसा में बहुत अच्छे तरीके से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पेंगेसस का भाव, बाजार भाव जो है किसान को 400 से 500 रुपए किलो तक मिल जाता है, जबकि सामान्य मछली का भाव आपको 50 रुपए से 150 रुपए किलो तक मिलेगा। बाजार में उसकी मांग और उसकी सप्लाई के आधार पर वहाँ इसके भाव निर्धारित हो रहे हैं, लेकिन पेंगेसियस का आपको 500 से कम भाव नहीं मिलेगा। मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, आप तालाब का भी कीजिए, इसके साथ साथ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है इसकी, वहाँ आपके कृषि विज्ञान केंद्र, निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र या आपकी जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से आप संपर्क स्थापित करके आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, फिर चाहे तटीय क्षेत्रों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की, उसके लिए खासतौर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। इसके जरिए भी आपको काफ़ी मदद जो है वो मिल सकती है और इसकी सारी जानकारी आपको अपने स्थानीय क्षेत्र में, जहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग दर्शक, आपको अपने स्थानीय स्तर पर भी मिल सकती है। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं समन्वित खेती के तरीकों के बारे में, क्या फ़ायदा है इसका, और साथ ही साथ पॉली हाउस में सब्जी की खेती करके आप कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत आपका साधना जी, क्या जानना चाह रही हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकती हैं आप साधना जी अपना। सर हम लोग जो है ये तरबूज बोते हैं जी, उसमें जो पौधा निकलता है वो कीड़े खा जाते हैं जी, और उसके बाद जो भिंडी वाला पौधा बोते हैं वो तो हो जाता है दवा डालने से, लेकिन उसमें जो फल लगता है वो तिरछा हो जाता है। जी डॉक्टर सिंह कुछ साधना जी, जो आप उसकी बात कर रहे हैं तरबूज की जी, तो जब तरबूज का बीज बोते हैं उसके बाद जब पहला बीज पत्र बाहर निकलता है तो एक लाल रंग का कीड़ा आता है जी, जो पूरे पत्ते चाट जाता है और जो हरा होता है उसको खा लेता है, केवल सफ़ेद सफ़ेद धारियां बनी रह जाती हैं। जी जी, उसको लाल भृंग या रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। तो उसके लिए आप शुरुआती दौर में एक तो मेटासिस्टाक्स नाम की एक दवा आती है, या कार्बरिल जो धूल है वो दवाई है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भिंडी में आप कह रहे हैं कि फल लगता है और फल टेढ़ा हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें फ्रूट बोरर जो कीड़ा होता है उस कीड़े के छेद करने की वजह से वो फल टेढ़ा हो जाता है। उसमें कीड़ा होता है क्या साधना जी? तो उसमें आप उसके लिए ऐसा करें कि जब आप शुरुआती दौर है, जब पौधा छोटा होता है, या तो वहाँ पे आप ट्रैप लगाएं, और जो फेरोमोन ट्रैप हैं उनसे आप जो फ्रूट बोरर है आप उसको ट्रैप कर सकते हैं। तो आपको किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी आप जो सिस्टमिक दवाइयाँ हैं, चाहे वो मेटासिस्टाक्स है या ये इमिडाक्लोरोपिड है, इस तरह की दवाइयों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, और उससे आपकी जो कीड़े की समस्या या फल टेढ़ापन जो है कीड़े के काटने के बाद वो नहीं होगा। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सिंह जानना चाहेंगे आपसे, जब हम पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो क्या इसके साथ साथ हम मान सकते हैं कि एक किसान के लिए ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो द्वार है वो भी कहीं ना कहीं अपार संभावनाएं जो उसमें नज़र आने लगती हैं? हाँ, देखिए, जब आप पॉली हाउस में खेती करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो क्वालिटी उत्पाद की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उपज तो आपकी बढ़ती ही है कि 3 से 4 गुना आपकी उपज हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप अगर आपके पास साधन हैं
और कहीं अगर कोई समूह बना के उत्पादन कर रहे हैं लोग, तो आप उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड का ही होता है। आप अगर शिमला मिर्च है, आप उसका साइज़ देखें तो 200 से 250 ग्राम का शिमला मिर्च या 300 ग्राम का शिमला मिर्च होता है। टमाटर की विभिन्न प्रजातियां हैं, आप उनको चाहे वो मतलब सलाद के प्रयोग की हैं, टेबल पर्पज की हैं, या चेरी टोमेटो है, या जो हमारा खीरा है बीज रहित खीरा, तो इन सब की जो गुणवत्ता होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप होती है। और अगर कहीं इतना उत्पादन हो रहा है, और कहीं कहीं लोग जो हमारे देश के कई एक हिस्से ऐसे हैं, चाहे पुणे का हो या रांची है या बेंगलोर है, यहाँ से लोग उत्पादन को निर्यात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से मुनाफा जो है वो आपका बढ़ सकता है, और लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। अरे वो कीड़ा लग रहा है थोड़ा उसमें। हेलो। अरे कीड़ा लग रहा है, कीड़ा जी। तरबूज लगाया उसमें कीड़े लग रहे हैं सर। खीरे की फसल में कीड़ा लग रहा है? हाँ जी। खीरे की फसल में इस समय जो आपके रस चूसने वाले कीड़े हैं वो लग रहे होंगे। आप पत्ती के नीचे की तरफ देखें तो हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े होंगे, छूने पे जो उड़ रहे होंगे, और वो फूल भी खाता है उसको। हाँ, तो वो थ्रिप्स हैं, पत्ती के नीचे की तरफ होते हैं, उससे पत्तियां मुड़ने भी लगती हैं, और जो विषाणु जनित बीमारियां हैं उनको भी वो फैलाते हैं। तो आप इसके लिए जो दवाई मैंने पहले बताई थी इमिडाक्लोरोपिड, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस दवा का इस्तेमाल करके देखिए जो समस्या है वो काफ़ी हद तक आपकी ख़त्म हो सकती है। और ये ज़रूरी यही कि आप लगातार अपनी जो फसल है उसकी निगरानी करते रहें। किसी तरह की समस्या या कीट का प्रकोप आपको नज़र आता है, रोग का प्रकोप लगता है, तो तुरंत ही उसका आप उपचार कराएं। यहाँ पवार साहब आपसे हम जानना चाह रहे थे, जब भी हम बात करते हैं समन्वित खेती की, और ख़ासतौर से हम देखते हैं जो किसान हैं जैविक खेती में भी अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समन्वित खेती में हम जैविक खेती को पूरी तरीके से ला सकते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं जैविक खेती या समन्वित खेती, इनको जोड़ के ही सारा कुछ संभव है। जी। जैविक खेती की बात करेंगे, जैविक को हमें सबसे पहले जरूरी है उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करने की, फसलों की, वो पूरी होगी जैविक तरीकों से। जैविक तरीकों में सबसे पहले है गोबर की खाद। गोबर की खाद हमें मिलेगी पशुधन से। जी। तो जब हमने पशुधन को खेती के साथ समन्वित किया है, तो अपने आप में हमारे पास जैविक खाद तैयार होगी, जिससे हम उन फसलों की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएंगे। इसीलिए अब हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये जो है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम मोड में हमारी समन्वित खेती कार्य करती है। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा उत्पाद है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि हम जो है 80% तक किसान की बाजार पर निर्भरता को कम करने में सक्षम हुए हैं। तो सक्षम कहाँ हुए हैं? सबसे पहले तो हमने उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वहीं पर खेत पर पूरा किया है, पशुधन को समन्वित करके। जी। उसके बाद पशुधन के लिए हमने हरा चारा और दाना दोनों को हमने फार्म पर उपयोग किया है। वो तभी संभव है जब हमने समायोजित किया। अब इन फसलों को जैविक तरीके से उगाना है, तो ये हमारे लिए गोबर और मूत्र इसको वहां से दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्लांट प्रोटेक्शन की बात आती है, तो सबसे जरूरी है गौमूत्र। गौमूत्र का स्प्रे अपने आप में बहुत से कीटों को रेपल कर देता है। तो यानी कि अगर समन्वित खेती है तो वो जैविक खेती को अपने आप बढ़ावा देती है। आपको सिर्फ जरूरत है उसके तरीकों को समझने की और उसको खेतों में इम्प्लीमेंट करने की, जिससे कि वो जैविक खेती को अपने आप ही बढ़ावा मिलता चला जाता। जी, प्राकृतिक खेती के रूप में यानी हम इसको मान सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पॉली हाउस की हम बात करते हैं, सब्जी खेती की बात करते हैं, कितनी कारगर ये पद्धति एक किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए? देखिए, जैसे जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं तो इसके विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो हर आय वर्ग का किसान जो है, चाहे वो निम्न आय वर्ग का है या मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग के किसान जो हैं, तो कुछ ना कुछ सभी के लिए है। जी। और क्योंकि उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बढ़ रहे होते हैं प्रति इकाई जो आपकी ज़मीन है उसके हिसाब से, तो सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रजातियों का चयन, स्ट्रक्चर का चयन और समय का
और इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि इन चीज़ों के लिए आपको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, तो यानी उचित प्रबंधन जो है वो ज़रूरी आपको अपनाना, और जैसा हमारे दोनों विशेषज्ञ ने कहा कि जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल समय का हमें भी यहाँ ख्याल रखना होगा। आज आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से आप पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर सकते हैं, साथ ही समन्वित खेती का क्या लाभ आपको मिल सकता है, क्या तरीका है इसका। अब चलिए जो हमारे कल के विषय रहेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। कल बात होगी पशुओं में बीमारी एवं रोकथाम की, और साथ ही पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग व अन्य रोगों की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर आप छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है आपके जो सवाल हमारे पास आते हैं उनको अपने विषयों में शामिल करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके और आप आधुनिक खेती जो पद्धति है इसको और आगे बढ़ाकर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।